हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम जो चैप्टर देखेंगे वो हमारा होगा 36। अगर इस चैप्टर की बात करें कि इस चैप्टर का नाम क्या है तो वो है विकास प्रतिमान के आधार। तो यहाँ पे बता दें जो प्रकाश प्रतिमान है उसके आधार कौन कौन से होते हैं। तो वंशानुक्रम, वातावरण एवं अधिगम, ये सभी आधार हैं जिन पर क्वेश्चन बनते हैं विकास से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपको बता दें जिन स्टूडेंटों की ये क्वेरी है कि मैम जीआईसी का, कि मैम मतलब यूपी का, राजस्थान का, वहाँ का पेपर प्रोवाइड कराइए, तो आपको बता दें कि इसमें ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो यूपी से रिलेटेड जिसका सब्जेक्ट हो उसके क्वेश्चन ना मिले आपको। तो 2021 तक जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं होम साइंस से रिलेटेड, उन सब के क्वेश्चन इस बुक में हैं। तो इसीलिए इस श्रृंखला को शुरू किया गया। इसीलिए हमने कहा था शुरू में कि हमारा टारगेट क्या है, 100+। और शुरू की वीडियो में हमने बताया भी था कि 100+ की हमारी क्या रणनीति है, क्या योजना है। क्योंकि ये इतना कराने के बाद हम इम्पोर्टेंट फैक्ट कराएंगे, क्योंकि यूपी टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्टों से होगा क्या कि हमें हर चीज़ के इम्पोर्टेंट फैक्ट पता होंगे, कीवर्ड पता होंगे, जिससे कि हम अपने क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर सकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन कितना इम्पोर्टेंट है, तथा उससे बनने वाले क्वेश्चनों को भी देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी किस तरह से आपको अपने क्वेश्चन को नस्ते नाबूद कर देना है, किस तरह से उसको हरा देना है, अपनी हार को जीत में बदल देना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यह किस प्रकार का अनुकूलन है जहां मानव सांचे में ढाले जाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो मनुष्य क्या करता है कि जो उसको सांचा दिया जाता है उसमें वो ढलने की क्षमता प्रदर्शित करता है। तो ये होता है सुनमयता का अनुकूलन। ठीक है, यहाँ पे क्या है तो वो है हमारा सुनमयता। तो सुनमयता का ये क्या है कि जैसे मनुष्य का बच्चा है तो उसकी सारी एक्टिविटी मनुष्य के बच्चे की होगी। आपने बंदर का बच्चा देखा होगा तो वो सारी एक्टिविटी कैसी करता है, तो वो बंदर के बच्चे जैसी करता है, मनुष्य के बच्चे जैसी नहीं कर सकता। सुनमयता एक ऐसा अनुकूलन है जहाँ मानव सांचे में ढाले जाने की क्षमता प्रदर्शित करता है। उसी के जो मतलब होते हैं सिम्टम होते हैं, उन्हीं को देखकर क्या करते हैं, विकास भविष्यवाणी करता है। सुनमयता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसे विरूपण की व्याख्या करती है, जिसके कारण किसी वस्तु को नया आकार या आकृति दी जा सकती है। क्योंकि इस गुण के कारण यदि उस वस्तु पर आरोपित बल को हटा दिया जाए तो वह पहले वाली आकृति या आकार में नहीं आती है। ठीक है, हटा दो तो भी हम जिसे जो भी यानी कॉन्सेप्ट में बन जाते हैं उन्हीं में उनकी विचारधारा रह जाती है। विकासात्मक कार्यों के संदर्भ में इन कार्यों को कालानुक्रमिक क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे देखिए अधोचित, यहाँ पे देखते हैं यथोचित, स्त्रियोचित एवं पुरुषोचित सामाजिक भूमिकाओं का आरंभ। दूसरा क्या कह रहा है उसे देखते हैं, अभिभावकों एवं अन्य वयस्कों से संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना। तीसरा जो कह रहा है उसे देखते हैं, सही एवं गलत में भेद का अधिगम। और चौथा जो कह रहा है वो नागरिकीय उत्तरदायित्वों का लेना। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, क्रम में पूछा है लगाने का। तो इसमें जो पहला क्रम रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले क्या देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो रहेगा सही एवं गलत में भेद का अधिगम। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, यथोचित, स्त्रियोचित एवं पुरुषोचित सामाजिक भूमिकाओं का आरंभ। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो है अभिभावकों एवं अन्य वयस्कों से संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना। देन उसके बाद जो रहेगा वो है नागरिकीय उत्तरदायित्वों का लेना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी रहेगा। राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। विकासात्मक कार्यों के संदर्भ में कालानुक्रमिक क्रम यानी सही एवं गलत में भेद का अधिगम, अधोचित, स्त्रियोचित एवं पुरुषोचित सामाजिक भूमिकाओं का प्रारंभ, अभिभावकों एवं अन्य वयस्कों से संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना, नागरिकीय उत्तरदायित्वों को लेना। ये सभी इसके जो है ऑप्शन है क्रम से। बाद में हम उत्तरदायित्वों को लेते हैं। गहने के अनुसार विद्यालय विषयों का अधिकांश अनुदेशन सीखने एवं प्रयोग से संबंधित होता है। तो गहने जो महोदय हैं उन्होंने क्या दिया है, तो संप्रत्यय एवं नियम से। गहने का संप्रत्यय एवं सिद्धांत अधिगम की क्षमता की उपलब्धि के बिना समस्या का अधिगम संभव नहीं है। किसी विशिष्ट प्रक्रिया के अधिगम हेतु अधिगमकर्ता
को संकेत अधिगम से समस्या समाधान अधिगम तक की प्रक्रिया से गुजरना होता है। गैने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। जो 8वां प्रकार बताए हैं उन्हें देख लेते हैं गैने के। तो 8 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से डायग्राम अब विजुअल हो रहा होगा आपको। तो ये 8 के 8 प्रकार दिए गए हैं, जो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो दिए गए हैं वो 8 के 8 प्रकार हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है, संकेत अधिगम, जिसे हम सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम कहते हैं। फिर है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, मनोवैज्ञानिक है ये। श्रृंखला अधिगम, फिर शाब्दिक साहचर्य अधिगम, फिर बहु विभेदन अधिगम, फिर संप्रत्यय अधिगम, फिर सिद्धांत अधिगम। जब हम सिद्धांत अधिगम कर लेते हैं उसके बाद हमारा आता है देन समस्या समाधान अधिगम, जिसको सबसे उच्च श्रेणी का समाधान कहा गया है या सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम कहा गया है। 1 से 4 तक के निम्न श्रेणी के आते हैं। इसके तर्क व चिंतन का अभाव पाया जाता है। 1 से 4 तक के क्या है, ये निम्न श्रेणी के हैं। और 5 से 8 तक का क्या रहता है, तो ये उच्च श्रेणी के हैं। इनमें तर्क व चिंतन पाया जाता है। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें तर्क व चिंतन पाया जाता है। तो यहाँ तक ये क्या हो गया, निम्न श्रेणी हो गया। जबकि यहाँ से 5, 6, 7, 8 ये क्या है, हमारा उच्च श्रेणी का अधिगम है। ठीक है, ये क्या है, निम्न श्रेणी का अधिगम है, जिसमें तर्क और किसका, चिंतन का अभाव होता है। नेक्स्ट चलते हैं, पूर्व दृष्टि सीखने के सिद्धांत। पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत में निहित होती है, तो अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत इसमें निहित होती है। पूर्व दृष्टि सीखने के अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत में निहित होती है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कॉलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 में की है। इसे सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। गेस्टाल्ट सिद्धांत में आकार की पूर्णता को महत्व दिया जाता है। ठीक है, रचनात्मक सिद्धांत रचनात्मक शिक्षण की एक ऐसी रणनीति है जिसमें विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान, आस्थाओं और कौशल का इस्तेमाल किया जाता है। विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान और सूचना के आधार पर सीखता है। तो यहाँ पे किसका ये हो गया, अंतर्दृष्टि किसकी है, तो अंतर्दृष्टि कॉलवर्ग का जो सिद्धांत है उसकी है। ठीक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या किसने की है, कॉलवर्ग ने की है। जैसे गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वह अवधारणा नहीं है जिस पर शिक्षण प्रतिमान आधारित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देखते हैं। सीखने के विभिन्न उद्देश्य अनेक क्रियाओं से प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे क्या है, अनेक क्रियाओं से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। सीखने के विभिन्न उद्देश्य अनेक क्रियाओं से प्राप्त नहीं किए जा सकते। यह शिक्षण प्रतिमान की अवधारणाओं को इंगित नहीं करता। शिक्षण प्रतिमान आंग्ल भाषा यानी टीचिंग मॉडल का पर्यायवाची है। किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। इस प्रकार प्रतिमान का अर्थ किसी अमुक उद्देश्य के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। शिक्षण के प्रत्येक प्रतिमान में शिक्षण की विशिष्ट रूपरेखा का विवरण होता है, जिसके सिद्धांत की पुष्टि प्राप्त किए हुए निष्कर्षों पर आधारित होती है। इस प्रकार शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों के लिए उपकल्पनाएं यानी हाइपोथेसिस का कार्य करते हैं। शिक्षण प्रतिमान का मतलब है टीचिंग मॉडल। याद रखिएगा, अनुदेशन का तरीका प्राप्त उद्देश्यों पर निर्भर होता है। सीखने की विभिन्न शैलियों के लिए अनुदेशन के विभिन्न तरीकों की आवश्यकता होती है। सीखने के सरलीकरण के लिए शिक्षक द्वारा वांछित वातावरण का सृजन किया जा सकता है। PR जोयस के अनुसार शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा माने जाते हैं, जिसमें विशेष लक्ष्य प्राप्ति हेतु परिस्थितियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें छात्र की क्रिया इस रूप में होती है कि छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। शिक्षक के लिए पाठ्य योजना बनाना आवश्यक है अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। किसके लिए, तो वो अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। शिक्षक पाठ्य योजना में शिक्षण को एक दिशा प्रदान करता है। पाठ्य योजना कक्षा नियंत्रण में सहायता प्रदान करती है। पाठ्य योजना की सहायता से शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया को आसानी से नियोजित कर
पाठ को पढ़ा लेता है। शिक्षक पाठ्य योजना के आधार पर शैक्षिक लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात करें तो ऑपरेंट कंडीशन, जिसको क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है। यह सिद्धांत उद्दीपन पर आधारित है। ये किसी क्रिया को करने के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो अधिगम की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे आपको अगर क्या है, कुर्सी का लालच ना हो तो आप पढ़ेंगे नहीं, तो ये आपका कुर्सी का लालच ही आपको क्या कर रहा है? अधिगम की शक्ति को बढ़ा रहा है, यानी पढ़ने पर आपको मजबूर कर रहा है। तो उद्दीपन का कार्य कौन कर रहा है? कुर्सी कर रही है, ठीक है, जॉब कर रही है। तो इसी तरह से इन्होंने कहा है कि जब हमारे पास उद्दीपन होता है तो हम वो कार्य बहुत तेज़ी से करते हैं या बहुत सख्ती से, यानी उस कार्य को करने में अपनी पूरी शक्ति झोंक देते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि इस बार नहीं तो अब, इस बार लास्ट है, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। या तो जाने दो या जान लगा दो। तो जान आपको क्यों लगानी है? क्योंकि आपको उद्दीपन दिख रहा है। उद्दीपन क्या है आपका? तो वो है हमारी कुर्सी, ठीक है। तो कुर्सी के लिए आप तैयार हैं। किसी विद्यार्थी को जब अंक प्राप्ति या किसी कार्य को करने पर इनाम दिया जाता है तो प्रशंसा की जाती है, तो उसके कार्य करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तभी देखा होगा कॉलेजों में क्या होता है, स्कूलों में क्या होता है। स्कूलों में ज़्यादातर होता है कि जो गुड एक्टिविटी करते हैं बच्चे या गुड मतलब बिहेवियर करते हैं, उनको क्या दिया जाता है? उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है, उन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं, जिससे कि और भी बच्चे फिर ऐसा कार्य करें। अनुक्रिया अनुबंधन यानी रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी, तो ये किसकी है? ये पावलर की है। तो इन्होंने क्या करा था कि अनुबंध बैठाया था। अनुबंध का मतलब होता है कि एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ देना, ठीक है। इसको कहते थे रिस्पॉन्स कंडीशन थ्योरी। तो रिस्पोंडेंट कंडीशन थ्योरी कहा जाता है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलता है तो कंडीशन पैदा होती है। जैसे कुत्ता का क्या होता है था, इन्होंने कैसे कहलाता कि घंटी बजाते थे, खाना लाते थे, कुत्ता लार गिराने लगता था, उस लार की इन्होंने मात्रा को मेजर किया। एक दिन क्या करा कि इन्होंने घंटी से रोज़ खाना, मतलब घंटी बजेगी खाना आएगा, इन्होंने इस तरह का अनुबंध कर दिया, यानी एक घटना होते ही दूसरी घटना उसके साथ होगी, इस तरह का इन्होंने कॉन्सेप्ट कुत्ते के दिमाग में फिट कर दिया, यानी डेली वही कार्य किया। तो घंटी बजी बट खाना नहीं आया, बट कुत्ते ने उतनी ही लार उस मात्रा में निकाली जितनी वो हर रोज़ निकालता था खाने की प्लेट आते ही। तो ये क्या हुआ था? ये अनुबंध हुआ था। कैसे हुआ? घंटी का खाने के साथ होना। पावलर द्वारा 1904 में प्रतिपादित किया गया सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक उद्दीपन समान क्रिया कर जाता है, ठीक है। अस्वाभाविक उद्दीपन हुआ यानी घंटी बजी बट खाना नहीं आया, फिर भी लार आई, तो ये लार आना क्या था? स्वाभाविक क्रिया थी उसकी, वो हुई, ठीक। होने वाली अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन अर्थात उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होना ही अनुबंध है। नेक्स्ट देखते हैं अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। ये किसकी है? ये भी पावलर की है। ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक अस्वाभाविक यानी आपका स्वाभाविक अस्वाभाविक उद्दीपन का एक साथ प्रस्तुत किए जाएं तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया करने लगता है, जैसे अनुकूलित अनुक्रिया अथवा अनुबंधित अनुक्रिया करते हैं। इस समय मतलब स्वाभाविक अस्वाभाविक वही हुआ कि घंटी बजी खाना आया तो लार गिरती थी खाना देखकर, बट घंटी बजी खाना नहीं आया फिर भी लार की मात्रा उतनी ही आई, तो ये था स्वाभाविक अस्वाभाविक उद्दीपन। वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थी की सहभागिता एवं उनकी सक्रियता सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है कहलाती है। तो हमें कौन सा ऐसा है जिसमें शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थी की सहभागिता एवं उसकी सक्रियता सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है? तो वो हमारी अनुदेशन पद्धति है। अनुदेशन जो यहाँ पे देखते हैं वो हमारा क्या रहेगा? अनुदेशन पद्धति है, जिसमें केवल और केवल हमें क्या है? शिक्षक मतलब यहाँ पे क्या है? शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थी की सहभागिता और एवं उनकी सक्रियता सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है, यानी विद्यार्थी और छात्र कितना सक्रिय है ये आवश्यकता नहीं है।
हाँ, जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थी की सहभागिता एवं उनकी सक्रियता सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है, अनुदेशन कहलाती है, इंटरेक्शन कहलाती है। अनुदेशन को निर्देशन भी कहा जा सकता है, जिसका अर्थ उन क्रियाओं से होता है जो अधिगम सुविधाएं प्रदान करती है। इसमें शिक्षक और छात्र के मध्य अंतः क्रिया आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ लिखा होता है कि आपको ऐसे चलना है। यानी अनुदेशन मॉडल एक इस तरह से होता है कि बच्चा क्या करेगा, इस तरह स्मॉल मॉडल में होते थे, इस तरह से फ्रेम बने होते हैं। जब वो पहला फ्रेम कंप्लीट कर लेगा, उसे रिजल्ट मिल जाएगा, तब उसके लिए दूसरा फ्रेम खुलेगा वर्क करने के लिए। फिर दूसरे फ्रेम में किस तरह से वर्क करना है, क्या करना है, ये सारा उसमें लिखा होता है। फिर जब वो इसको कंप्लीट कर लेगा, इसका उसे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तब वो तीसरा फ्रेम खुलेगा। इस तरह था वो टीचिंग मॉडल, जिसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा छात्र को भी ज़्यादा मतलब इसमें किसी भी बाहरी निर्देशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन का उत्तरदायी चर कहलाता है। तो उत्तरदायी चर कौन है शिक्षण प्रक्रिया में, यहाँ पे पूछा है। तो उत्तरदायी चर शिक्षक भी शिक्षार्थी, क्योंकि अभी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो चाइल्ड सेंटराइड शिक्षा, यानी चाइल्ड सेंटर मतलब केंद्र में बच्चे को रखकर हमें शिक्षा देनी है। चाइल्ड सेंटर्स एजुकेशन है सिस्टम में। तो यहाँ पे जो है ये किसका है, तो ये RPCSC स्कूल लेक्चरर 2013 का है, राजस्थान का है। तो यहाँ पे जो आंसर है ये यहाँ पे दुविधा में है। शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम शिक्षण यानी टीचिंग की अंगेना की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार में कोई नई अलग क्षमताओं का विकास करना है। स्किनर का क्या कहता है, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। नोट आयोग इस प्रश्न में किसी भी विकल्प को सही नहीं माना गया है, क्योंकि हम उत्तरदायी यहाँ पे, वैसे तो उत्तरदायी कौन होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, तो वैसे तो देखा जाए तो नॉर्मल वे में कौन ज़्यादातर बच्चों ने इसमें शिक्षक लगाया होगा, क्योंकि यहाँ पे उत्तरदायी किसको माना जाता है, अपने कर्तव्य के प्रति यानी अपने टीचिंग फील्ड के प्रति कौन उत्तरदायी होता है, तो वो शिक्षक होता है। बट यहाँ पे कोई भी विकल्प सही नहीं माना गया है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या है कहा गया है, तो प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार नहीं है, तो यहाँ पर हस्तक्षेप रहित शिक्षण, एक तंत्रात्मक शिक्षण, प्रजातांत्रिक शिक्षण, जबकि निबंधनात्मक शिक्षण क्या है, शिक्षण व्यवहार नहीं है। निदानात्मक शिक्षण जिनको रिमेडिकल टीचिंग कहते हैं, यह शिक्षण व्यवहार नहीं है। ठीक है, निदानात्मक यानी रिमेडिकल जो टीचिंग होती है ये कब दी जाती है। निदानात्मक शब्द अंग्रेजी के डायग्नोसिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, इसका अर्थ निदान होता है। जिस प्रकार एक चिकित्सक रोगी के कुछ लक्षणों को देखकर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक छात्र को विषय गतिमान देता है और अधिगम संबंधी त्रुटियों को जानकर उनकी कठिनाइयों को दूर कर उसका निदान करता है। हस्तक्षेप रहित शिक्षण क्या होता है, एकात्मक शिक्षण और प्रजातांत्रिक शिक्षण, ये सभी शिक्षण व्यवहार हैं। एक सफल शिक्षक वह है जो है, तो यहाँ पे देखते हैं कि सफल शिक्षक क्या है, तो यहाँ पे रहता है कि दयालु एवं अनुशासनवादी हो, और दूसरा क्या है, वो शांत एवं प्रतिक्रियाशील हो, वही अपना सफल शिक्षक होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अधिगम के रास्ते में रुकावट का कालांश कारण है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा कारण बनता है अधिगम के रुकावट का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या क्या है, तो यहाँ पे है मानसिक थकावट, रुचि का ना होना, और सी रहता है प्रतिकूल वातावरण। ठीक है, तो ये सभी क्या है रुकावट के कालांश के कारण बनते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बनेगा डी। अधिगम के रास्ते में रुकावट के कारण मानसिक थकावट, रुचि का ना होना, प्रतिकूल वातावरण, सीखने की क्षमता, सीखने के उद्देश्य, सीखने वालों की आयु, उनका सामाजिक स्तर इत्यादि सभी प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत है, तो यहाँ पे कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत है, तो क्षेत्रीय सिद्धांत है।
फील्ड थ्योरी किसकी है? तो अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्षेत्रीय सिद्धांत है। यह सिद्धांत कर्ट लेविन का है। ठीक है, लेविन का है। कर्ट लेविन ने क्या करा है? कर्ट लेविन ने दिया है। इनके अनुसार सीखना कारकों पर निर्भर करता है। सीखना व्यक्तिगत कारक और पर्यावरणीय कारकों के गुणनफल का परिणाम है। क्योंकि आप सीखना चाहते हैं पर क्या हो पर्यावरण नहीं इस तरह का मिले तो आप नहीं सीख सकते। कभी कभी आप ना सीखना चाहते हैं बट पर्यावरण आपको सिखा देता है, यानी पर्यावरण की आवश्यकता होती है कि आप सीखें तो आप फिर वो काम सीखते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, इस सिद्धांत के प्रवर्तक पावलर हैं। वंदन यानी कंडीशनिंग में किसी भी वस्तु अथवा परिस्थिति को उद्दीपन के रूप में काम में लिया जाता है। इस उद्दीपन के कारण अधिगमकर्ता अनुक्रिया प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिन्ह अधिगम सिद्धांत जिसे साइन लर्निंग थ्योरी, यह सिद्धांत टॉलमैन का द्वारा दिया गया है। यह सिद्धांत उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत तो संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांतों को जोड़ता है। ये दोनों का कंबाइंड वो है। इसको संकेत आधारित सिद्धांत या उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद भी कहा जाता है। ये किसका है? तो याद रखेंगे उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत और संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत यानी कर्ट लेविन का, इनको जोड़ता है। प्रबलन सिद्धांत की बात करते हैं, रेनफोर्समेंट थ्योरी की बात करते हैं तो यह सिद्धांत क्लार्क एस हल का है। ज़्यादातर केवल हल लिखा आता है तो ये सिद्धांत किसका? हल का। इनके अनुसार आवश्यकता अधिगम का आधार, अर्थात आवश्यकता ही चालक होती है। अगर आवश्यकता नहीं, आपके पास ड्राइव नहीं है तो आप वो काम करना नहीं चाहेंगे। आवश्यकता पूरी होते ही चालक कम हो जाता है, जिसमें अधिगम की दर कम होने लगती है। चलते हैं, किसी कक्ष में शिक्षण के समय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं और रुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम इस पक्ष को ध्यान में रखता है? तो वो कौन सा आयाम रहेगा जो इस पक्ष को ध्यान में रखता है? तो वो है मनोवैज्ञानिक आयाम, जो इस पक्ष को ध्यान में रखता है, मस्तिष्क में रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कक्ष में शिक्षण के समय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं और रुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। विकास प्रभावित होता है तो किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से विकास प्रभावित होता है। हम ये नहीं कह सकते कि विकास को केवल एक ही कारक प्रभावित करता है, नहीं, विकास को दोनों ही कारक प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। विकास को वंशानुक्रम में वातावरण दोनों ही कारक प्रभावित करते हैं। आनुवांशिक कारक के अंतर्गत जन्म से प्राप्त शारीरिक संरचना, आकार, प्रकार, बुद्धि आदि बालकों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। वातावरण से संबंधित अनेक कारक व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। शारीरिक विकास पर वातावरण का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, परंतु मानसिक विकास पर वातावरण का पर्याप्त प्रभाव देखने को मिलता है। परिवेश का यह प्रभाव बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था और जीवन के अंतिम क्षण तक पड़ता है। अध्ययन की परिभाषा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है या प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तित होती है, क्योंकि परिवर्तन प्रशिक्षण पर आरोग्य नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है हिलगार्ड का। ठीक है, ये डेफिनेशन किनकी है? क्योंकि एक डेफिनेशन जरूर आती है यूपीटीजीटी में, तो ये डेफिनेशन किनकी है? तो आप याद रखेंगे अधिगम की परिभाषा है, क्यों परिवर्तन प्रशिक्षण पर आरोग्य नहीं है, या याद रखेंगे आरोग्य नहीं है। अधिगम की परिभाषा, अधिगम आरोग्य नहीं, हिलगार्ड। 3 बॉन्ड बनाएंगे, अधिगम आरोग्य नहीं, हिलगार्ड। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम की परिभाषा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है या प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तित होती है, क्योंकि परिवर्तन प्रशिक्षण पर आरोग्य नहीं है। यह कथन हिलगार्ड का है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे भी हमें टाइम मिलता है हम सारी पीडीएफ व्हाट्सएप नंबर तथा टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक का बायां हाथ या दाहिना हाथ का प्रयोग निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है? तो ये मस्तिष्क प्रभुत्व पर निर्भर करता है, क्योंकि कुछ लेफ्ट हैंड होते हैं तो कुछ राइट हैंड होते हैं। वैसे राइट हैंड बच्चे अधिक होते हैं, लेफ्ट हैंड बच्चे 2% ही होते हैं। बालक का बायां व दायां हाथ का प्रयोग मस्तिष्क प्रभुत्व पर निर्भर करता है। विकास का प्रतिमान यहाँ पे हो जाएगा 80।
विकास का प्रतिमान कैसा ऐसा होता है, तो ये होता है जिसकी भविष्यवाणी होती है वही विकास का प्रतिमान है, पैटर्न है, जिसकी हम भविष्यवाणी कर सकें। बालक के विकास का निर्धारण वंशानुक्रम वातावरण ही करते हैं, अर्थात इन दोनों को भावी मानव का निर्माता मानते हैं। व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए, तो किस पर बल देना चाहिए, तो यहाँ पे है शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख बनाने पर बल देना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है उपयुक्त सभी से, ठीक है, अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थिति से, अधिगम प्रक्रिया से, उपयुक्त सभी से। अंतिम को सर्वप्रथम रखने का अर्थ है, तो अंतिम को सर्वप्रथम हम कब रखेंगे, जब क्या करेंगे, अधिगम में उल्टाव होगा, ठीक है, अधिगम में क्या होगा, उल्टाव होगा, तब हम क्या करेंगे, अंतिम को सर्वप्रथम रखने का अर्थ है अधिगम में उल्टाव। यहाँ देखते हैं, अंतिम को सर्वप्रथम रखने का अर्थ है अधिगम में उल्टाव। रिवर्सनल लर्निंग बोलते हैं इसको, जो पीछे आएगा उसको हम पहले ले लें। यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से किन सिद्धांतवादियों ने व्यवहारवाद में योगदान किया है, तो ऐसे कौन से सिद्धांतवादी हैं जिन्होंने व्यवहारवाद दिया है, तो व्यवहारवाद में पहला जो रहेगा यहाँ पे वह पावलर, फिर स्किनर, और स्किनर के बाद जो व्यवहारवादी कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं वाटसन। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 किसमें है, हमारा राइट आंसर जो रहेगा डी। लड़कियों और लड़कों को बच्चों के रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया लिंग निर्धारण कहलाती है, जेंडरिंग कहलाती है। बच्चे व्यवहारों एवं भूमिकाओं को जेंडरिंग प्रक्रिया के अनुसार आत्मसात कर लेते हैं, तो ये किस तरह का है, अभिकथन और कारण, तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये दोनों ही क्या है, सही है, क्योंकि वो अपनी भूमिकाओं को आत्मसात कर लेते हैं। जिस तरह लड़का बाहर के काम करेगा, लड़कियाँ घर के काम करेंगी, तो ये क्या है, उन्होंने अपनी भूमिकाओं को आत्मसात कर लिया। एकल केस का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, तो यहाँ पे एकल केस का मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या है, अनुदैर्ध्य उपागम कहलाता है। हार्ले के विख्यात संयोजन अध्ययन कौन से पशुओं पक्षियों का प्रयोग करते हुए किए गए थे, तो हार्ले की अगर बात की जाए तो उन्होंने किसका प्रयोग किया था, तो उन्होंने बंदर का प्रयोग किया था, तो उन्होंने किसका करा था, तो पशुओं का प्रयोग बंदरों का किया था। किसके अनुसार नैतिक विकास 2 चरणों में होता है, तो पियाजे के अनुसार नैतिक विकास क्या है, 2 चरणों में होता है। बात कर लेते हैं कौन से चरण है, तो पहला है बालक के विकास के, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास 2 चरणों में होता है। बालक विकास के क्षेत्र में पियाजे का संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत काफ़ी महत्व रखता है। यह सिद्धांत स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंडूरा के अनुसार अवलोकन अधिगम के निम्न सिद्धांतों को क्रम में लगाइए, तो यानी बंडूरा ने कौन से सिद्धांत दिए हैं जिन्हें हमें क्रम में लगाना है, तो उत्प्रेरणात्मक प्रक्रिया, ध्यानात्मक प्रक्रियाएं, उत्पादक प्रक्रिया, अवधारणात्मक प्रक्रियाएं। तो यहाँ पे देखते हैं कि बंडूरा का कौन सा है, तो पहली आ जाती है ध्यानात्मक प्रक्रियाएं, फिर उसके बाद जो रहेगी उत्प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं, फिर तीसरे नंबर पे जो रहेगी उत्पादित प्रक्रियाएं, फिर अवधारणात्मक प्रक्रियाएं। तो ये कौन की हैं, बंडूरा की हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा डी, पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, ठीक है, बस 2 में अंतर है, बाद बाकी सब ये ऐसी हैं। अधिगम यानी कि यहाँ पे देखिए ध्यानात्मक, उत्प्रेरणात्मक, उत्पादक, अवधारणात्मक। अधिगम यानी ज्ञान तब मिलता है जब एक नया व्यवहार ज्ञान लेने वाले यानी सीखने वाले की तरफ से आवश्यकता महसूस किए जाने पर उसकी संतुष्टि में योगदान देता है। दूसरा कह रहा है कि अधिगम तब मिलता है जब ज्ञान लेने वाला यानी सीखने वाले के द्वारा एक समय में 2 या 2 से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे
कैसे हैं ये कारण और कथन की बात की जाए तो यहाँ पे कारण और कथन क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि दोनों इंद्रियों का प्रयोग करेगा तभी वो सीखेगा, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है। या 2 से अधिक इंद्रियों का कुछ बच्चों के पास तो आंखें ही नहीं होती, कुछ के पास हाथ नहीं होते, क्योंकि ऐसे विशिष्ट बच्चे सीखते नहीं, वो अधिगम जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अधिगम तब मिलता है जब एक नया व्यवहार ज्ञान लेने वाले की तरफ से आवश्यकता महसूस किए जाने पर उसकी संतुष्टि में योगदान देता है। नेक्स्ट देखते हैं। एंड्रोगोजी बच्चों को पढ़ाने की कला तथा विज्ञान है। फिर जो कह रहा दूसरा कह रहा है एंड्रोगोगी वयस्कों तथा उनके विशिष्ट अधिगम व्यवहारों को समझने पर आधारित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, तो ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवलोकनीय अधिगम की संघटक प्रक्रियाओं को सही क्रम में लगाइए। तो संघटक प्रक्रियाओं को हमें सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे कौन कौन सी रह जाएगी, पहला हो जाएगा यहाँ पे पहला हो जाएगा ध्यान, दूसरी हो जाएगी प्रतिधारण, तीसरी हो जाएगी उत्पादक और चौथी हो जाएगी उत्प्रेरणा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा बी। अधिगम एक बहुत ही सामान्य और आम प्रचलित प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है और फिर जीवन पर्यंत जाने अनजाने कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। अवलोकनीय अधिगम की संघटक प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है, पहले ध्यान करता है, प्रतिधारण करता है, उत्पाद करता है और प्रेरणा करता है। यहाँ पे सूची फर्स्ट देखिए और सूची सेकंड देखिए। तो सूची फर्स्ट कहती है अभिप्रेरणा, अधिगम और आवश्यकता और रुचि। तो यहाँ पे हमें पेयर्स मिलाना है, तो हम क्या पेयर्स मिलाएंगे तो देख लेते हैं। इसको और छोटा करते हैं, अब आपको विजुअल हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं अब प्रेरणा क्या है, एक अंत है अवस्था है जो मानवीय एक अंत अवस्था है जो मानवीय व्यवहार शक्ति क्रियाशील और गतिशील और लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा दिखलाती है। तो यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा ये। अधिगम यानी सीखना क्या है, तो यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति स्वयं क्रिया से अपने व्यवहार, ठीक है, स्वयं क्रिया से व्यक्ति क्या करता है अपने व्यवहार। तो यहाँ पे जो रह जाएगा आंसर वो रहेगा यहाँ पे जो रहेगा ऐसे करते हैं, यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा बी का तीसरा। तो बी का तीसरा रहेगा। आवश्यकता की बात की जाए तो आवश्यकता कैसी होती है, तो क्या है और क्यों, क्या है क्या होना है, ये आवश्यकता होती है। रुचि क्या है, एक व्यक्ति की ओर से दर्शाई गई सीखने की चाह। यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से है अप्रेरणा एक अंतः अवस्था जो मानवीय व्यवहार शक्ति क्रियाशील गतिशील और लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा दिखलाता है। अधिगम की बात करें यानी सीखने की बात करें तो ये एक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति स्वयं क्रिया से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यहाँ पे बात करते हैं आवश्यकता की बात करें तो क्या है और क्या होना चाहिए के बीच का अंतर है। रुचि की अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति की ओर से दर्शाई गई सीखने की चाह होती है, रुचि इंटरेस्ट होता है। मोंटेसोरी विधि अभिकथन कह रहा है मोंटेसोरी विधि मनोचिकित्सा की एक विशेष तकनीक है। कारण कह रहा है मारिया मोंटेसोरी द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा सालपूर्व बच्चों को सिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, ए गलत है परंतु आर क्या है, सही है। यहाँ पे मारिया मोंटेसोरी द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा सालापूर्व बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि 5 जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं यानी आँख, कान, नाक और आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, हाथ जो आपको स्पर्श करने पर और जीभ, इनके स्पर्श से हमें बच्चों को अधिगम कराना है, इनकी सहायता से हमें उसे लर्निंग करानी है, जिससे कि उसकी लर्निंग कैसी हो सके, प्रैक्टिकल हो सके।
एक सिखाने सीखने की स्थिति में सीखने के लिए विशेष पदों का अनुक्रम होता है। तो ये कौन सा अनुक्रम होगा? तो पहले ध्यान, फिर समझ, फिर अनुभूति, फिर अवधारणा, फिर सीखना। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी। सीखने सिखाने की स्थिति में विशेष पदों का क्रम ध्यान, समझ, अनुभूति, अवधारणा, सीखना है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर विचारपूर्वक दीजिए। आजकल पठन पाठन प्रणाली पारंपरिक कक्षा की 4 दीवारी, और इसको हम इस तरह से आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे है ब्लेंडेड लर्निंग, मिश्रण है। तो कैसा है? ब्लेंडिंग लर्निंग की बात की जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखेंगे वो क्या होंगे? तो यहाँ पे है पारंपरिक अधिगम एवं ई लर्निंग तकनीकी है, दोनों इसमें शामिल होती है। और दूसरा जो कहला है वो इसमें ऑप्शन बनेगा वो कौन सा है? पारंपरिक अधिगम और ई लर्निंग एवं एम लर्निंग है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ब्लेंडिंग लर्निंग मिश्रण का क्रम क्या है? पारंपरिक अधिगम, ई लर्निंग तकनीकी, पारंपरिक अधिगम, ई लर्निंग एवं एम लर्निंग। ब्लेंडिंग लर्निंग के लिए अन्य शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं? तो यहाँ पे बात करते हैं हाइब्रिड लर्निंग, बहुत अभी ट्रेंड चल रहा है हाइब्रिड लर्निंग का। और फिर उसके बाद जो रहता है ई लर्निंग, हाइब्रिड लर्निंग और ई लर्निंग। हाइब्रिड लर्निंग और मिक्स्ड लर्निंग कथन है कार्य करके सीखना पढ़ने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। सुनने व देखने की अपेक्षा जो कार्य हम करते हैं उसका 90% तक याद रहता है। तभी तो हम कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को उसके आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए पढ़ाना है, ठीक है, उसको भी इन्वॉल्व करते हुए पढ़ाना है। तो हमारा अध्ययन कैसा होगा? प्रभावशाली होगा। ए आर दोनों सही है परंतु आर का विवरण सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न जो दिया है ये सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं सूची 1 और सूची 2 का क्या करना है? मैचिंग करना है। तो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कलेक्टिव मोनोलॉग की बात की जाती है। तो कलेक्टिव मोनोलॉग में क्या होता है? तो ये किशोरावस्था होता है कलेक्टिव मोनोलॉग। डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की जाए तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है? तो समस्या सुलझाना होता है। लेनुंगो की बात की जाए तो लेनुंगो क्या होता है? भ्रूण काया होता है। और पर्सनल बेफल की बात की जाती है तो पर्सनल बेफल क्या होते हैं? तो यहाँ पे होते हैं शाला पूर्व बच्चे यानी प्री स्कूलर्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा डी। चौथा यहाँ पे देखते हैं कलेक्टिव मोनोलॉग यानी किशोरावस्था। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी समस्या सुलझाना, जब भी आप डाइवर्ट होते हैं, जब भी आपके अंदर इस तरह की थिंकिंग आती है। लेनुंगो तो इसका होता है भ्रूण काया। पर्सनल बेफल तो शाला पूर्व बच्चे यानी प्री स्कूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर प्रदान कर दी जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑथर, रचनाकार और संकल्पना यानी किसने क्या दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि वाइगोत्स्की है, पियाजे है, स्पीयरमैन है, मोंटेसरी है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि किसने क्या दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं वाइगोत्स्की ने क्या दिया है? जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल विकास, ठीक है, इसको कहते हैं जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी। ये किसकी है? तो ये वाइगोत्स्की की है। पियाजे की बात करें तो इन्होंने क्या दिया है पियाजे ने? तो वो दिया है PWRE किसने दिया है? तो पियाजे ने दिया। स्पीयरमैन की बात करें तो स्पीयरमैन का है जनरल फैक्टर्स। किसने दिए हैं? व्यक्तित्व के, तो स्पीयरमैन ने दिए हैं। मोंटेसरी ने ऑटो एजुकेशन दी है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, तो यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा P।
इसी तरह आपको पेपर में करना है कि पूरा ना सुलझाते हुए जो सुलझ पा रहा आपसे उसी को ऑप्शन में ढूंढना। वायगोत्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, पियाजे की PWRE, स्पीयरमैन का जनरल फैक्टर्स दिए हैं व्यक्तित्व के, जी कारक जिसको कहते हैं जी कारक। मोंटेसरी का कहें तो ऑटो एजुकेशन दिया है। टेबुला रासा का मतलब होता है ब्लैक स्लेट। टेबुला रासा का मतलब ब्लैक स्लेट होता है। जॉन लॉक के अनुसार बच्चे का मन खाली स्लेट की भांति होता है, जिस पर जो चाहे वह आप लिख सकते हैं। क्लाइड सेंटर्ड काउंसलिंग जानी जाती है, तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। किसको? क्लाउड सेंटर्ड काउंसलिंग को। ये GIC प्रवक्ता का है। कार्ल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है? तो पूर्व कन्वेंशनल स्तर है। पूर्व कन्वेंशनल स्तर क्या है? नैतिक विकास का प्रथम स्तर है। अधगम और कल्पना है, तो अधगम और कल्पना क्या है? तो ये है मानसिक प्रक्रियाएं हैं, अधगम और कल्पना। अधिगम और कल्पना मानसिक प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार मानसिक प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विकास का वर्णन किया जाता है, जिसमें आंतरिक प्रक्रिया, वातावरण के साथ परमार्जन, सोचना एवं कल्पना करना इसके अंतर्गत आते हैं। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से आरंभ होता है, इसका उदाहरण है। तो जब निकट दूर विकास क्रम में क्या होगा? केंद्रीय भागों से विकास आरंभ होता है, तो उसको कहते हैं सिर व पैरों का विकास। ठीक है। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले सिर व पैरों के केंद्रीय भागों के विकास से आरंभ होता है। तत्पश्चात उसके बाद हाथ व शरीर के अन्य सभी भागों का विकास क्रमवार होता है। मस्तिष्क उन्मुखी विकास क्रम शारीरिक विकास होता है। तो कैसा विकास होता है? सिर से पैर की ओर। मस्तिष्क उन्मुखी, माँ से मस्तिष्क, माँ से मस्तिष्क कहाँ होता है? सिर को क्या कहते हैं? मस्तिष्क। तो ये विकास होता है सिर से पैर की ओर। शारीरिक विकास के दो निश्चित क्रम होते हैं, मस्तिष्क उन्मुखी तथा निकट दूर क्रम। मस्तिष्क उन्मुखी क्रम में शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। विकास सिर के क्षेत्र में पहले, फिर धड़ के क्षेत्र में, फिर पैर के क्षेत्र में होता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं इसे मस्तिष्क उन्मुखी। पहले सिर में, फिर धड़ में और फिर पैरों में होता है। बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है, तो वह है मातृवचन। बालकों का में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण मातृवचन है। जो बालक बचपन में अपनी माँ से किसी कारण अलग हो जाते हैं, वे मातृत्व सुख से वंचित हो जाते हैं। उनके व्यवहार में कोई ना कोई समस्या बड़े होने पर दिखाई देती है। बालक का विकास है, तो बालक का विकास कैसा है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। बालक का विकास कैसा है? वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ये किससे होती है? अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से। ठीक है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से होती है। तो आज के सेशन में हमने क्या देखा है? हमने बात की है किसकी? तो पूरा देखते हैं कि आज हमने बात की है 36 चैप्टर की। उसमें बात की है विकास प्रतिमान के आधार। इन विकास प्रतिमानों के आधारों को हमने कैसे देखा है? किन किन बेस पर पैटर्नों को देखा है? वंशानुक्रम पर, वातावरण पर और अर्धगम पर। इन तीनों पर हमने आधारित क्वेश्चनों को देख लिया है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नंबर तथा व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये PDF आपको किसी दिन जितनी भी वीडियोस हो जाएंगी, यानी जो PDF डाल चुके हैं उसके बाद की, जो परसों PDF डाली थी सारी वीडियो की, अब परसों से जो भी वीडियो बन रही है उनकी सबकी PDF आपको प्रोवाइड एक दिन में कर दी जाएंगी। तो परेशान नहीं होना, बस टारगेट रखिए 100+ और कुछ नहीं, क्योंकि आपका 100+ टारगेट ही आपको क्या करेगा? आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा, आपके लिए अधिगम का काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
चूँकि आपको ये PDF टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगी, तो आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। ज़्यादा बेटर होगा कि आप टेलीग्राम पर भी जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम पर हमारी वीडियो की अब तक की जो PDF हैं सभी प्रोवाइड हैं टेलीग्राम चैनल पर। व्हाट्सअप पे तो आज जैसे आप जुड़े हैं, तो सपोज़ 18 को जुड़े हैं, तो 18 से जो PDF आएंगी वो आपके पास में होंगी, बट 18 से पहले की जो PDF होंगी वो उस पर नहीं मिलेंगी व्हाट्सअप नंबर पर। तो इसलिए टेलीग्राम से जुड़ना ज़्यादा बेटर है। व्हाट्सअप से आप जुड़ सकते हैं, पर टेलीग्राम से भी जुड़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है PDF के मैटर की दृष्टि से। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।